जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बीते दिनों विद्युत उपभोक्ता केंद्र में ब्लैकआउट के दौरान हुई चोरी का हुआ खुलासा। विद्युत उपभोक्ता केंद्र का ऑपरेटर ही निकला चोर। एटीपीएम मशीन का लॉकर तोड़कर चुराए थे पैसे, हुआ गिरफ्तार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में उतरा आदिवासी और कलार समाज संगठन। बैठक का आयोजन कर निकाली रैली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बैनर, पोस्टर, स्वरूपी पुतले का किया गया दहन। डकैती की योजना बनाते पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से देसी कट्टा समेत 34 मोटरसाइकिल की गए बरामद। प्रेस वार्ता लेकर पुलिस अधीक्षक ने गिरोह का किया खुलासा। भगवान सहस्त्र बाबू पर की गई विवादित टिप्पणी पर कलार समाज के समर्थन में उतरे आयोग अध्यक्ष। कहा, किसी भी संत महात्मा को इस प्रकार से किसी के भी इष्ट देव पर टिप्पणी करने का नहीं कोई अधिकार। सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का इंतजार हुआ खत्म। आयोग अध्यक्ष ने निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। मई 2025 तक पूर्ण हो जाएगा ओवरब्रिज निर्माण का कार्य। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे ग्रामीण। आजादी के बाद से अब तक नहीं बन पाई कोका डीबर की सड़क। कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर ग्रामीण। आजाद हुए 7 दशक। देश को आजाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं। देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, मगर जिले के कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। ऐसा ही हाल बालाघाट मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर ग्राम कोका डीबर का है, जहां आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी आज तक गांव तक पहुंचने वाली सड़क नहीं बनी है। मुख्य बात तो यह है कि इस गांव का बस स्टैंड भी नेशनल हाईवे से जुड़ा है। गांव में सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते कि गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमार को चारपाई या बैलगाड़ी पर लाद कर अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि कुछ वर्ष पहले इस रास्ते में मुरम बिछाने का भी कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा सड़क बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांव के हालात ऐसे हैं कि 1.5 किलोमीटर दूर ग्रामीणों को गड्ढे से होकर गुजरना पड़ता है। तो वहीं बारिश के दिनों में इस रास्ते से ग्रामीण जाना पसंद ही नहीं करते। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार चुनाव के समय नेताओं के द्वारा सड़क बनाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी नेता गांव की तरफ नहीं देखता। लोगों ने बताया कि जिलाधिकारी से लेकर कई नेता मंत्रियों को भी गांव में सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक प्रशासन ने गांव में सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चलिए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों की परेशानी उनकी ही जुबानी। मिलता है कि नहीं मिलता है? बरसात में बहुत परेशानी होती है, इधर जाने आने को बहुत दिक्कत। थोड़ी अच्छी है पर बरसात में बहुत गिरते पड़े, कई लोग गिरते। अच्छा, कितने दूर का रास्ता खराब है पूरा? 2 किलो वहाँ तक है ना कोका डीबर। ये क्या बारिश में बहुत तकलीफ होती है सब, और क्या है ये ना मुरुम डलती ना कुछ डलती, कोई ना डालते, तो पंचायत डालती ना वो पंचायत डालती। अच्छा ये बताओ, ये मार्ग किसको जोड़ता है सीधा? ये मार्ग गोंदिया रोड। अच्छा, कन्नड़ गाँव को। ये बताइए कब से रास्ता कच्चा है आपके यहाँ? ये तो हमारे 40-50 साल हो गया। तब से रास्ता कच्चा? हाँ। बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बना है, ये कच्चा है।
ये तो हमारे जाते नहीं, एक बार मट्टी वट्टी फेंकवा दी इसमें रेत वगैरह, तब से नहीं बनी है। बस बस क्या दिक्कत हो रही थी? बड़ी भारी कीचड़। और अभी हाँ अभी सूखा है तो ठीक है। कहाँ के लोग आना जाना करते थे? यहाँ से पूरे ही करता है, एंड्री पेंड्री कहाँ सब आना जाना करते हैं। यहाँ से बाजार जाते हैं हट्टा। अच्छा, तो बनी क्यों नहीं सड़क? क्या मालूम सर, तो आप लोगों ने कभी बोले नहीं क्या? कई बार बोले अधिकारियों को? हाँ कहते हैं बस वो बना नहीं है। और क्या ये लगभग ये तो बना ही नहीं है। और हमारी तो कई सालों से मांग है, इसके पूर्व के विधायक रहे, वर्तमान में हमने मंत्री जी से भी मांग किए थे कि इस रोड को शीघ्र से शीघ्र बनाया जाए। जबकि हाईवे से सरकार खुद बोलती है कि जो सड़क मुख्य मार्ग से जुड़ी है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उसको बनाने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक की इतनी बार मांग करने पर भी हमारी ये सड़क अभी तक नहीं बनाएगी। जबकि यहाँ से हमारा मुख्य मार्ग, अगर किसी को गोंदिया जाना है, नागपुर जाना है या कहीं हॉस्पिटल भी जाना, तो इसी मुख्य मार्ग से जाते। बस अगर बस से जाना है तो बस स्टैंड भी हमारा कन्नड़ गाँव है। अगर रेलवे स्टेशन जाना है किसी को बाहर, तो हमारा रेलवे स्टेशन भी कन्नड़ गाँव है। तो ये मुख्य सड़क है हमारी। अच्छा, कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? ये तो लगभग 15 साल हो गए इसकी मांग कर रहे हैं हम लोग। तो क्यों नहीं बन पा रही, क्या लग रहा है आपको? समझ नहीं आ रहा है सरकार का क्या, समझ नहीं आ रहा। स्थानीय जनप्रतिनिधि कई बार मांग की है, अभी वर्तमान। इस संबंध में बालाघाट जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों का आवेदन मिला है, इसकी स्वीकृति के लिए इसका प्रस्ताव पंचायत को भेज दिया जाएगा, जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। रविवार की मध्यरात्रि विद्युत उपभोक्ता सेवा केंद्र 2 में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने अमानत में खयानत करने वाले विद्युत उपभोक्ता सेवा केंद्र के ऑपरेटर थाना भरवेली ग्राम मानेगांव निवासी रविंद्र ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से पुलिस ने एटीपीएम मशीन का लॉकर तोड़कर चोरी की गई 3,85,565 रुपए की रकम सहित चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाई गई लोहे की हथौड़ी और ब्लेड भी जब्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत उपभोक्ता सेवा केंद्र सरिका 2 में विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल जमा किए जाते हैं, जहां के ऑपरेटर कर्मचारी रविंद्र ठाकरे ने 3 दिनों तक उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा भी कराए। वहीं जमा बिजली बिल की रकम केंद्र की एटीपीएम मशीन में डाल दी गई, जहां उसने उन रुपयों को संबंधित कंपनी कार्यालय में जमा कराने के पूर्व ही अमानत में खयानत करने की नीयत से केंद्र में चोरी की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि आरोपी ठाकरे ने रविवार की रात्रि ब्लेड और लोहे की हथौड़ी की मदद से ताला तोड़कर केंद्र में रखी एटीपीएम मशीन के लॉकर में रखे 3,85,565 रुपए की रकम पार कर दी थी। बताया जा रहा है कि रविवार की रात्रि केंद्र के ऑपरेटर कर्मचारी रविंद्र ठाकरे ने स्वयं केंद्र में रखी एटीपीएम मशीन का लॉकर तोड़कर उसमें रखी रकम को चुराया था, जिसकी अगली सुबह सोमवार को आरोपी के द्वारा स्वयं केंद्र पहुंचकर केंद्र में चोरी होने की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी, जहां एटीपीएम मशीन के द्वारा देयक राशि के संग्रहण की अधिकृत कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर प्रार्थी संजय भट्टाचार्य ने केंद्र में चोरी होने की शिकायत सोमवार को कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 457 और 380 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया था, जहां पुलिस ने केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों से मामले को लेकर पूछताछ की, जिनके कथनों में विरोधाभास होने के कारण पुलिस ने मामले को लेकर भरवेली मानेगांव निवासी ऑपरेटर रविंद्र ठाकरे से कड़ाई से पूछताछ की। इस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया, जहां आरोपी ने कबूलनामे के बाद पुलिस ने केंद्र से चोरी की गई 3,85,565 रुपए उस आरोपी के पास से जब्त किए। वहीं संबंधित धाराओं में इजाफा कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया। 2 दिनों पहले एमपीबी का जो यहाँ पे लोकल कलेक्शन सेंटर है, वहाँ पर लगभग 3,85,000 रुपये की चोरी हुई थी और उसको सीएसपी और उनकी पूरी टीम ने, मुझे लगता है 6 से 8 घंटे के अंदर राउंड अप किया है आरोपी को, जो वहीं पे काम करने वाले एक ऑपरेटर था, और उसके पास से पूरी राशि, पूरा का पूरा राशि 3,85,000 रुपये हमने जब्त किए। तो संपत्ति संबंधी अपराधों में मुझे लगता है बहुत अच्छी कार्रवाई अभी ये तीनों अगर हम लोग मिलाएं तो बालाघाट पुलिस की, और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संपत्ति संबंधी अपराधों में अच्छी कार्रवाई जारी रखें। सर, ये क्या एमपीबी विभाग का ही कर्मचारी था, क्या किसी दूसरे कंपनी का था? अभी तक जो प्राप्त है वो संभवतः संविदा आउटसोर्स है, आउटसोर्स था बंदा, तो आउटसोर्स वाला बंदा है। और 3 दिनों का जो कलेक्शन था उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसने 1 दिन पहले ही तैयारी करके रखी थी कि किस तरह से चोरी करनी है, और उसके बाद लगभग 4 लाख रुपए की चोरी थी। जिस तरह से लोगों का वहम हुआ था लाइट गोल होने के बाद चोरी हुई है, ये एक लोगों का वहम, ये कुछ पत्रकारों द्वारा इस बात का वहम डाला गया था कि अच्छा बिजली गुल होते साथ ही चोरी हो गई। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इस पूरी चीज़ की योजना 1 दिन पहले ही इन्होंने बनाई थी, और ब्लैकआउट जो हुआ वो तो एक अलग कारण से हुआ था।
दोनों बिल्कुल अनकनेक्टेड इवेंट है, उनको जोड़ना उचित नहीं है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम 15 मई को जारी कर दिए गए, परंतु परीक्षा परिणाम की साइट नहीं चलने के कारण 2 दिनों तक छात्र छात्राएं, अभिभावक व शिक्षकों को रिजल्ट देखने में परेशान का सामना करना पड़ रहा है और अधिकांश बच्चों ने अपना परीक्षा परिणाम अब तक वे देख नहीं पाए। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद बच्चों ने अपने अपने विद्यालय पहुंचकर मोबाइल या फिर शिक्षकों से संपर्क कर परीक्षा परिणाम जाना, तो कुछ बच्चों ने ऑनलाइन सेंटर व मोबाइल पर देख अपने परीक्षा परिणाम देखे, परंतु पोर्टल का साइट नहीं चलने के कारण उन्हें अपना परीक्षा परिणाम देखने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैयर थाना के अंतर्गत कंपाउंडर टोला चौराहा बैयर में एक राजनीतिक दल के 2 पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट कर एक दूसरे को जान से मार डालने की धमकी भी दे डाली। दोनों पक्ष में हुई मारपीट में सुमित सोनी, भानु प्रताप सहाड़ा सहित अन्य लोग चोटिल हो गए। 15 मई को 2 से 4 के बीच यह वारदात अतिक्रमण को लेकर उपजी आपसी रंजिश के चलते हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमित सोनी बजरंग दल के पदाधिकारी है और भानु प्रताप सहाड़ भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी। दोनों के बीच पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद हुआ था, तब से इन दोनों के बीच अनबन चल रही थी। हाल ही में बैयर में अतिक्रमण तोड़ा गया, जिसमें अतिक्रमण को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कमेंट किया गया था। इसी कमेंट को लेकर वे कहासुनी भी हो गई थी। 15 मई 2 बजे 4 बजे के बीच कंपाउंडर टोला चौराहा में सुमित सोनी और भानु प्रताप सहाड़ा अपने अपने लोगों को लेकर आमने सामने हो गए। एक दूसरे को गाली गलौच और मारपीट करने के साथ ही दोनों पक्ष ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे डाली। दोनों पक्ष में हुई मारपीट में सुमित सोनी और भानु प्रताप सहाड़ा सहित अन्य लोगों को चोटें आई। मारपीट करने के बाद दोनों पक्ष रिपोर्ट दर्ज करने बैयर थाने पहुंचे। बैयर पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिखी, जिसमें सुमित सोनी पिता अनिल सोनी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर भानु प्रताप सहाड़ा, चिकलेश, गोलू ठाकुर, बादल, मनीष तिवारी, सावन द्विवेदी, सचिन साहू सभी बैयर निवासी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 87/2023 में धारा 294, 323, 506, 147, 148 के तहत अपराध दर्ज किया। वहीं भानु प्रताप पिता राजकुमार सहाड़ा की गई रिपोर्ट पर सुमित सोनी, हर्ष वाजपेयी, अंकित चौहान, ऋषि सिसोदिया, रुपेश बंजारा, सिद्धार्थ सिसोदिया सभी बैयर निवासी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 88/2023 में धारा 341, 294, 323, 506, 147, 149 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। वन परिक्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत उमरदोनी के जंगल में अपने परिवार के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक व्यक्ति को 2 भालू ने हमला करके घायल कर दिया। भालू के हमले में घायल व्यक्ति नरबद लाल पिता रतिराम बिसाने 52 वर्ष ग्राम छोटी कुमारी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 मई को सुबह 5 बजे करीब नरबद लाल अपनी पत्नी मैना बाई और 2 बेटी उषा और निर्मला के साथ उमरदोनी के जंगल में पहाड़ी पर तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए थे। गांव के अन्य लोग भी तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। सुबह 6 बजे करीब उमरदोनी बीट के कक्ष क्रमांक 684 में नरबद लाल अपने परिवार के साथ तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे। तभी जंगल झाड़ी से अचानक 3 भालू आए, जिनमें 2 भालू ने नरबद लाल बिसाने पर हमला कर दिया। अचानक 2 भालुओं के द्वारा हमला करने से नरबद बिसाने वहीं गिर गया। दोनों भालू ने नरबद लाल बिसाने के बाएं पैर में और पैर के जांघ कंधा को काट कर जख्मी कर दिया। अचानक भालू के हमले को देखते हुए नरबद लाल बिसाने की दोनों बेटी और पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग डर के कारण पेड़ में चढ़ गए तो कुछ लोगों ने नरबद लाल बिसाने की पत्नी और बेटी के साथ मिलकर भालू को भगाया। भालू के हमले में नरबद लाल बिसाने घायल हो चुका था, उसकी पत्नी और दोनों बेटी ने उसे पकड़कर उमरदोनी तक लाया गया। उमरदोनी से घायल नरबद लाल बिसाने को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। खबर मिलते ही वन कर्मचारी भी जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने घायल नरबद लाल बिसाने को प्रारंभिक तौर पर 1000 रुपए की राशि राहत प्रदान दी। उमरदोनी गए थे पत्ते के लिए, तो थोड़ा पत्ता तोड़े थे और आगे बढ़ रहे थे। पीठ पर हल्ला किए सब लोगों ने, तो वो रीस एकदम से नीचे आ गई तो पापा को मिली। तो 3 रीस थी, 3 में से 2 ने पापा के ऊपर हमला की और वो जांचने रही थी और जा रही थी और आ रही थी। और उसके बाद में फिर हमारे पर झपट रही थी, तो पापा सामने में तो पापा के ऊपर की बहुत हल्ला किए, बहुत चिल्लाए। उसके बाद में भागी। कोतवाली पुलिस ने राह चलती एक नाबालिग लड़की को रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में मोटरसाइकिल सवार एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। राह चलती इस नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की घटना 15 मई को दोपहर 2 बजे करीब समनापुर रोड ग्राम कुमारी के पास उस समय हुई जब यह लड़की सेंट्रल बैंक कुमारी से समूह की किस्त जमा करके अपने घर अकेले जा रही थी। गिरफ्तार युवक रितेश उर्फ नितेंद्र
पिता ज्ञानीराम तीतरमारे 28 वर्ष ग्राम कटंगा थाना लालबरा निवासी है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली यह 17 वर्षीय नाबालिग लड़की कक्षा 12वीं की छात्रा है। परिवार में मां, एक बड़ी बहन और छोटा भाई। मां मजदूरी करती। 15 मई को दोपहर में यह नाबालिग लड़की समूह की किस्त पटाने के लिए ग्राम कुमारी के सेंट्रल बैंक गई थी। बैंक में किस्त जमा करने के बाद यह लड़की घर में पैदल ही अपने घर जा रही थी। 2 बजे करीब यह लड़की ग्राम कुमारी के समीप डोडी नाले के पास पहुंची थी। तभी मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने इस लड़की का रास्ता रोका और उससे छेड़छाड़ करने लगा। उसी समय कुमारी की ओर से 3-4 मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे थे। वह मोटरसाइकिल सवार युवक भी उनके साथ साथ आगे निकल गया। लड़की ने सोची कि युवक के आगे निकल गया होगा या लड़की अपने घर जाने के लिए आगे निकली, किंतु आगे रोड पर वही युवक खड़ा था और वह मोटरसाइकिल घुमाकर लड़की की तरफ आने लगा। तभी लड़की ने अपने मामा को फोन लगाया और इस बात बताई। इस दौरान गांव के लोग भी आ चुके थे, जिन्होंने इस युवक को पकड़ लिया और पूछताछ करने पर इस युवक ने अपना नाम रितेश पिता ज्ञानीराम तीतरमारे ग्राम कटंगा थाना लालबरा निवासी बताया, जिसे गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिग लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर युवक रितेश उर्फ नितेंद्र तीतरमारे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में इस युवक को गिरफ्तार करके 16 मई को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित GJ36 ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो चुका है, जिसके कार्य शुभारंभ पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा 16 मई को सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर इस पर बनने वाले ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, जिसमें JCB मशीन की पूजा अर्चना कर आयोग अध्यक्ष के द्वारा गोंदिया रोड की ओर से निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी दी गई। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बताया गया कि ओवरब्रिज को लेकर फाइनल ड्राइंग के बाद सेतु निर्माण विभाग जबलपुर के मार्गदर्शन में प्रांजल कंस्ट्रक्शन के द्वारा 16 मई से काम की शुरुआत की जा रही है। यह वाई आकार के जैसा सरेखा ओवरब्रिज बनेगा, जिसमें 3 फ्रेम में यह वाई आकार का ओवरब्रिज बनकर तैयार होगा, जिसमें अभी गोंदिया रोड की ओर खुला मार्ग व अतिक्रमण कम होने की वजह से पहले कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस, चाहे वह अतिक्रमण की हो या फिर विद्युत पोलों को शिफ्टिंग करने की, वह धीरे धीरे सभी कार्य करवाए जाएंगे। वहीं अभी तक हुई लेट लतीफी पर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि इसके पहले जो धपेरा मोहगा का ओवरब्रिज बना है, वहां पर कार्य चल रहा था, जिसके कारण यह कार्य थोड़ा विलंब से हुआ। वहां का काम खत्म होने के बाद अब यहां से कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। निश्चित ही थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन अब यहां का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। मैं आज सबसे ज़्यादा तो सनोडिया को और सेतु विभाग को तथा प्रमुख सचिव PWD को, वित्त कमेटी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करना चाहूँगा कि 5 सितंबर को जब वित्तीय अनुमोदन हमारा हो चुका था, परंतु टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ थी, प्रक्रियाधीन था, हमारे आग्रह को स्वीकार करके हमारे हनुमान चौक के ऊपर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के पास इस कार्य का शिलान्यास किया गया और आज हमने विधिवत पूजा प्रार्थना करके कार्य का शुभारंभ किया है। 25 मई 2025 इसकी निर्माण टाइम लिमिट है। किसी तरह का कोई यदि विधान नहीं आया तो मुझे लगता है कि टाइम का एक्सटेंशन करने की जरूरत बनेगी। आप जानते हैं कि टी पॉइंट के जैसे ब्रिज है, एक और जहाँ यहाँ से लेकर के जहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा है, उस चौक पर हम पहुँचेंगे तो वहीं से बाईपास बैयर की ओर भी हमारा एक रोड जाएगा, आरोपी का रोड, और वहाँ से फिर रेलवे के 2 पातों के बीच की दूरी को छोड़कर आगे हनुमान चौक की ओर 900 मीटर की लंबाई की तीनों स्पान है। जो बीच का रेलवे का ट्रैक है, उसके लिए रेलवे अभी तक की अनुमान तरह से 16 करोड़ है, उसमें 8 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने व्यय करना है। उसकी हमने कंसेंट भी दे दी और धीरे धीरे कहेंगे पैसा बिल्कुल मिल जाएगा। तो बटेरा का है, इसकी टेंडर की कार्रवाई जैसी होती है उसका भी हम काम शुरू करेंगे। आज इस अवसर पर कई बार हमारे सामने प्रश्न तो था कि अशोक जी कब काम शुरू करेंगे। लोग हमसे प्रश्न करते थे कि कॉन्ट्रैक्टर कब काम शुरू करेंगे। मैंने कहा धपेरा और कुमारी को स्टार्ट कर देंगे, फिर इसको शुरू करेंगे, क्योंकि उनके वहाँ पे पटिया, उनके उपकरण, उनके संसाधन वहाँ हैं,
वहाँ से खाली होंगे जाएंगे। अब ये दोनों के अलावा मेरा तो ये प्रार्थना रहेगा प्रेस के माध्यम से, भैया तीसरा पुल या दूसरे को बना दो, नहीं तो होगा क्या कि हमारे उलझ जाएंगे। हमारे पास तीनों ब्रिज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे विकास की जो गति है इसको गतिमान करने वाले। अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि को लेकर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार सभी को अधिग्रहण की भूमि का भुगतान किया जाएगा। वह मूल्यांकन कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा, जिसकी जो भी संपत्ति इस अधिग्रहण में आएगी, चाहे वह दुकान, मकान, कुआं, उन सभी का मूल्यांकन कर उन्हें राशि दी जाएगी। प्रथम दृष्टा में पूरी कर ली गई है। जैसे जैसे निर्माण कार्य होगा, अनुभागीय अधिकारी गोपाल सोनी को मैंने कहा है कि भाई आप प्रकरण बना करके मुआवजा का भुगतान करें। जो गाइडलाइन है उसमें जो मूल्यांकन किसी ज़मीन का कलेक्टर गाइडलाइन से आता है, ज़मीन का, कुआं का, मकान का, संपत्ति का, उसका दुगुना जो जिनका ज़मीन जाएगा भूमि स्वामी का उनको मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों की संपत्ति टूटेगी और जो बाकी संपत्ति बच जाएगी, उस संपत्ति का ऑटोमेटिक ही भाव दुगुना हो जाएगा। भले ही उन्हें सरकार के द्वारा मुआवजा तो दिया जाएगा। वहीं उन्होंने अंडर ब्रिज निर्माण को लेकर बताया कि जहां पर सरेगा में सब्जी मंडी लगाई जाती है, वह गौरव पथ खत्म होता है, वहां पर अंडरग्राउंड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। जल्द ही आमजन को अंडरग्राउंड ब्रिज भी मिल जाएगा। जिनके प्रतिष्ठान, जिनके घर भूमि स्वामी में भी हो सकते हैं और हमारे निर्माण की चौड़ाई में आते हैं, तो उसको डिसमेंटल करने के लिए बेस पे हम आए। यदि उनका 4 फीट का हिस्सा टूटता है तो बाकी जो उनका 16 फीट का बचेगा उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने आप उसका कंपनसेट होगा, लेकिन सभी को राशि भी दी जाएगी। वैसे हमने प्रयास किया है कि जो ब्रिज है इसकी चौड़ाई संभवतः 12 मीटर है। 12 मीटर चौड़े ब्रिज में कम से कम लोगों की जमीन की आवश्यकता पड़े। अब जब ब्रिज का काम चालू होगा और पूरा होगा तो यहाँ से ट्रैफिक नहीं आ सकेगा। रेलवे के नियम है, इसलिए अंडरग्राउंड बाईपास हम मछली जो हमारा सब्जी का दुकान जहाँ लगाए, जहाँ पर हमारा गौरव पथ का एंड होता है, वहाँ पर देंगे। उसकी प्रक्रिया हो चुकी है। जल्दी वहाँ पर अंडरग्राउंड ब्रिज बन जाएगा, इससे ट्रैफिक कम दर कम करते। वहीं उन्होंने डेंजर रोड के विषय पर बताया कि वहां पर ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया, जिसके कारण उसे ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। अब टेंडर कर काम शुरू कर दिया गया है और वह रोड भी बहुत जल्दी व्यवस्थित हो जाएगी और नवेगांव रोड तक जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा डेंजर रोड जो इसलिए रहा कि ठेकेदार की गुणवत्ता को काम नहीं होने से उसको डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, ब्लैक लिस्टेड किया गया और पुनः टेंडर होकर के काम हम चालू है। तो उस रोड को भी मैं व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूँ। कम से कम 5.5 मीटर रोड पूरी व्यवस्थित नवेगांव तक बन जाए। विधायक निर्वाचन से विकास निधि की भी जरूरत पड़ी तो हम देंगे और उस रोड को पूरा करेंगे। इसलिए